हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु। स्वागत है आप सभी का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सीरीज में। चैप्टर 2 पे थे हम लोग। इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, 40 सालों में क्या क्या हुआ उसको देख रहे थे। फर्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, देन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम और प्लानिंग की बात हमने करी थी। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि बेसिक गोल्स ऑफ प्लानिंग क्या थे, कि जब प्लानिंग की शुरुआत करी गई तो प्लानिंग के कुछ बेसिक गोल्स डिटरमाइन करे गए थे। कि हमें ये पता था कि आने वाले 70-75 सालों तक हम इस प्लानिंग को, हमने जो 5 ईयर प्लान सेट करा था 5 साल के ड्यूरेशन में, करते रहेंगे। तो एक तो हर एक प्लान का अपना अपना गोल होता था, उसको हम ऑब्जेक्टिव या गोल्स ऑफ प्लान्स कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान्स। और हमने होल ऑफ द प्लानिंग का जो भी सिस्टम हमने तैयार करा था उसका कुछ 4-5 बेसिक गोल्स तैयार करा था, जिसपे कि हमारे हर एक प्लान्स बेस्ड होने वाले थे। हमारे बेसिक गोल्स ऑफ प्लानिंग को मद्देनजर रखते हुए हम हर एक प्लान्स को डिसाइड करने वाले थे, उनको फॉर्मुलेट करने वाले थे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो प्लानिंग की शुरुआत है इंडिया में 1 अप्रैल 1951 से शुरू होता हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, एंड दैट इंडेड ऑन 31 मार्च 1956। 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन की स्थापना होती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो बेसिक गोल सेट करे गए थे प्लानिंग के, उस समय के कॉम्पिटेंट लीडर्स ने सोचा, उस समय के इंटेलेक्चुअल्स ने सोचा कि हम आज से आने वाले समय में जितनी भी प्लानिंग करेंगे वो इन चारों, जैसे हमारे पास 4 बेसिक गोल्स ऑफ प्लानिंग है, तो उन्होंने सोचा कि आने वाले सालों में हम जितने भी प्लान्स डिसाइड करेंगे, जितने भी 5 ईयर प्लान्स इंडिया में बनेंगे, वो इन चारों पे ही फोकस्ड होंगे। अब ऐसा नहीं था कि इन चारों पे जो फोकस करने की इंटेंसिटी होगी वो बराबर होगी, यानी कि हर एक प्लान में हम जितना सेल्फ रिलायंस पे फोकस कर रहे होंगे, उतना ही मॉडर्नाइजेशन पे भी फोकस कर रहे होंगे, उतना ही इक्विटी भी फोकस कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि किसी को इग्नोर करा जाए। लाइक किसी प्लान में हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे ज़्यादा जोर हो, तो उसमें हम इक्विटी को हल्का सा कम तवज्जो दे सकते थे। किसी प्लान में हो सकता है कि मॉडर्नाइजेशन पे ज़्यादा जोर हो, तो इसमें हम सिर्फ रिलायंस को कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा कर सकते थे, बिकॉज मॉडर्नाइजेशन के लिए वी नीड टू हैव सम टेक्नोलॉजी टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन ओवरऑल हमारी प्लानिंग जो बेस्ड होने वाली थी वो इन्हीं चारों गोल्स पे होने वाली थी। इन चारों गोल्स को हमें हर एक प्लान्स में कंसिडर करना ही करना था। So that was basically the basic goals of planning. First was economic growth, second was modernization, third was self-reliance, fourth was equity. Again I am saying कि हर एक प्लान्स में इन चारों को इक्वल इंटेंसिटी नहीं दी जा सकती थी। हर एक प्लान्स में इन चारों को इक्वल कंसिडरेशन नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि ये चारों एक तरह से कॉन्ट्ररी भी हैं। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इक्विटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर हम मॉडर्नाइजेशन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सेल्फ रिलायंस को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि हम इन चारों में से किसी एक को पूरी तरीके से इग्नोर कर दे। हमें इन चारों को साथ लेके चलना था। हाँ, किसी प्लान में हो सकता है कि हम एक गोल्स को ज़्यादा, एक गोल्स के प्रति ज़्यादा इंक्लाइंड हो, ये मुमकिन था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि आप इन चारों में से किसी एक गोल को नेग्लेक्ट कर दें। सो दैट वॉज बेसिकली द बेसिक गोल्स ऑफ प्लानिंग। अब हम 1 बाय 1 हर एक गोल्स को डिस्कस करेंगे, उसके अंदर जो भी फीचर्स थे एंड जो भी पॉलिसीज अख्तियार करी गई उनको भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इकोनॉमिक ग्रोथ, now, economic growth refers to an increase in flow of goods and services or a growing GDP. GDP क्या होता है? So GDP is nothing but the total goods and service produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. Domestic territory क्या होती है, इस पे हमने एक पर्टिकुलर लेसन बनाया हुआ है नेशनल इनकम अकाउंटिंग की सीरीज में। फिर भी आई एम सेइंग कि डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स पॉलिटिकल फ्रंटियर, एम्बेसीज, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर होते हुए भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं काउंट होती है, लाइक फॉरेन एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज, या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज लोकेटेड विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिस लाइक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या हो गया WHO या WHO एक्सेट्रा, यूनिसेफ के ऑफिस, उन सब के प्रीमाइसेस को हम डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं काउंट करते, भले ही वो हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर क्यों ना लोकेटेड हो। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। सो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं एक साल के पीरियड के दौरान, उनको हम GDP कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उस वीडियो को देखिए जिसमें कि हमने डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करी हुई है, जिसमें कि हमने GDP की बात करी हुई है, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ GDP में इंक्रीमेंट, जीडीपी में एडवांसमेंट मीन्स, जीडीपी में इंक्रीज मीन्स कि हमें जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना पड़ेगा, या दैट मीन्स कि हमारा जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसको हमें बढ़ाना है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस्ड हो रहा है उनकी क्वांटम को, उनकी क्वांटिटी को हमें बढ़ाना है साल दर साल। सो दैट वाज द कंसिडरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ।
अब इकोनॉमिक ग्रोथ में या जीडीपी के ग्रोथ में आप देखेंगे तो दो चीज़ों को कंसिडर करा जाता है कि दो फैक्टर्स पे जीडीपी ग्रोथ डिपेंड करता है। पहला कि हमें अगर जीडीपी को बढ़ाना है, जीडीपी हमें यानी कि जीडीपी को बढ़ाना दैट मीन्स कि हमें अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में होने वाले जितने भी प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज के, उसको अगर बढ़ाना है, दैट मीन्स कि इफ यू वांट टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा अपने रिसोर्स बेस में। जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, लाइक हो गया कोल, लाइक आयरन, तो उसके रिसोर्स बेस को बढ़ाना पड़ेगा। रिसोर्स बेस को बढ़ाना मतलब हमें नए नए चीज़ों की एक्सप्लोरेशन करनी पड़ेगी, नए नए माइनिंग क्षेत्रों को डिटेक्ट करना पड़ेगा, देन एक्सप्लोरेशन करनी पड़ेगी, लाइक कोल्स के केस में या आयरन के केस में या कॉपर के केस में, एल्यूमिनियम के केस में। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री तैयार करेंगी एंड इनसे फर्दर डेवलपमेंट हो पाएगा। सो फर्स्ट कंसिडरेशन शुड बी कि हमें एक्सप्लोरेशन करना चाहिए ताकि हमारा जो रिसोर्स बेस्ड है कंट्री का वो ज़्यादा हो पाए। तो रिसोर्स बेस इंक्रीज करना मतलब कि एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, फर्स्ट की एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, फर्स्ट की एक्सप्लोरेशन एंड यूटिलाइजेशन। हमने एक्सप्लोर भी कर लिया कोल माइंस को एंड उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन भी हो रहा है। सो यूटिलाइजेशन वाज इक्वली इंपॉर्टेंट कि अगर हमें कंट्री के रिसोर्स बेस को बढ़ाना है तो हमें सबसे पहले एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से भैया रॉ मटेरियल कलेक्ट किए जा सकते हैं। देन अगर वहाँ से एक्सप्लोरेशन से कुछ आउटकम निकलता है तो वहाँ से हमें फुल्ली यूटिलाइज करना पड़ेगा उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में। दूसरी चीज़ क्या थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि हमें एक तो हमने चली कि रिसोर्स बेस्ड कंट्री का बढ़ा दिया थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड ऑल। उसके बाद हमें क्या ज़रूरत थी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है हमारे इनपुट्स की। इनपुट्स मतलब वो सारे फैक्टर जो प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाए जाते हैं, लाइक मैन पावर, लाइक रॉ मटेरियल, लाइक कैपिटल एक्सेट्रा। सो हमारा जो इनपुट था यानी कि मैन पावर या रॉ मटेरियल, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था। अब हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, रॉ मटेरियल हमारे पास है, तो व्हाट वी नीड टू डू, हमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी। तो उतनी ही कोल से हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर हमें ज़्यादा स्टील बनाने हैं आयरन से, तो टेक्नोलॉजी एडवांस लेके आएंगे, तो उतनी ही आयरन से, जब मान लीजिए कि हमारे पास कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल हुआ करता था, यानी कि 1 टन ऑफ आयरन से हम 2 टन ऑफ स्टील प्रोड्यूस कर पाते थे। अगर हमने क्वालिटी में, टेक्नोलॉजी की क्वालिटी में एडवांसमेंट कर दिया, तो वही 1 टन ऑफ आयरन से अब हम 3 टन ऑफ स्टील का प्रोडक्शन कर पाएंगे। सेम चीज़ है मैन पावर में भी इम्प्लीमेंट करी जा सकती है कि मैन पावर को अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीनरी से रिप्लेस कर सके टू अ सर्टन एक्सटेंट की, ताकि एम्प्लॉयमेंट अफेक्टेड ना हो, तो ये भी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज कर सकता था, इजाफा कर सकता था। सो दैट वाज बेसिकली 2 फैक्टर्स अपॉन विच जीडीपी ग्रोथ डिपेंडेड। एंड इन चीज़ों पे प्लानिंग कमीशंस को एंड जो भी हमारे प्लान्स तैयार करने वाले, फॉर्मुलेट करने वाले इंटेलेक्चुअल्स थे, उनको ध्यान देने की ज़रूरत थी कि हमें पहले अपने कंट्री का रिसोर्स बेस बढ़ाना पड़ेगा, देन हमारे पास रॉ मटेरियल भी है, मैन पावर भी है, कैपिटल भी है, तो हमें उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, इनोवेशन। एंड फॉर दैट वी नीड टू इन्वेस्ट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स। हमें अपने इंजीनियरिंग क्वालिटी को प्रमोट करने की ज़रूरत थी, नए नए इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स खोलने की ज़रूरत थी। दैट्स वॉट वी डिड। सो दैट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। सो अगला जो गोल था हमारा, दैट वाज मॉडर्नाइजेशन। सिंपली अगर मॉडर्नाइजेशन को डिफाइन करना हो तो मॉडर्नाइजेशन रेफर्स टू द अपडेशन एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न आउटलुक। कि हमें ये ज़रूरत थी उस समय कि हमारे देश में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट कर पाएँ, नई नई टेक्नोलॉजी से अपने पुराने मशीनरी को अपडेट करें। एंड लेट्स हैव अ लुक अबाउट मॉडर्न आउटलुक, यानी कि हमें अपने दृष्टिकोण में भी बदलाव की ज़रूरत थी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात तो हमने समझ ली कि हमें मशीनरीज को अपडेट करने की ज़रूरत है, नई नई टेक्नोलॉजी को अपडेट करने की ज़रूरत है। लेकिन मॉडर्न आउटलुक से हमारा क्या मतलब था? तो मॉडर्नाइजेशन में 2 एंगल्स इन्वॉल्व थे। एक हमारा होता था इकोनॉमिक एंगल एंड दूसरा होता था सोशल एंगल। तो पहले इकोनॉमिक एंगल को पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एंगल में क्या किन चीज़ों पे बात करी गई थी कि हमें अपने जो प्रोडक्शन है उसको अगर इंक्रीज करना है तो वी नीड टू अडॉप्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, वी नीड टू हैव इनोवेशन। एंड उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत थी कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत थी, हमें क्वालिटी के इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने थे, हमें अपनी इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक क्वालिटीज़ को इन्हांस करने की ज़रूरत थी। एंड ये होता भी है। ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में वाज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। इंटरनेट रिवॉल्यूशन उसके बाद आता है, देन 90s में, एंड उसके बाद डिजिटाइजेशन। आफ्टर द मोदी गवर्नमेंट केम इनटू द पावर, डिजिटाइजेशन वाज एक्सेलरेटेड कि हमारी सारी की सारी चीज़ें, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो या फॉरेन ट्रेड हो, वो सारी की सारी चीज़ें अब हाईली डिजिटाइज हो चुकी हैं। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन कि हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करा, हमने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करा एंड अडॉप्ट भी करा। सो दैट वाज इकोनॉमिक एंगल कि हमें अपडेशन एंड अडॉप्शन करना पड़ेगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। उसके अलावा एक सोशल एंगल भी था, एक सामाजिक पक्ष भी था। सामाजिक वैज्ञानिक क्या कहते थे कि हमारे
इंडिया में जो प्राइमरी रीज़न था बैकवर्डनेस का, वो एक ये था कि हमारी जो बिलीफ्स थी, ब्लाइंड बिलीफ्स, उसके पीछे लोगों ने रीजनिंग लगानी बंद कर दी थी। आप अगर ब्रिटेन में जाएंगे या यूरोप में जाएंगे तो उस समय जब रेनेसा हुआ था तो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने यही बात करी थी कि आप रीजनिंग यूज़ करें, आप जो ब्लाइंड बिलीफ्स है उसको आंख बंद करके ना माने, उसको रीजनिंग से तौले। सो बेसिकली सोशल एंगल में इस चीज़ को फोकस करा गया था, इस चीज़ को इंकरेज करा गया था कि रीजनिंग शुड बी देयर बिहाइंड ऑल द ब्लाइंड बिलीफ्स, कि हम अगर किसी भी प्रथा को, किसी भी चीज़ को मानने से पहले उसके पीछे रीजनिंग लगा, अपना दिमाग लगा। एंड उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हमारे देश में सदियों से ये परंपरा रही थी कि मिडावल एज में खास करके कि वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत कम था, पॉलिटिक्स में भी, लेबर फोर्स में भी, यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता था उसमें वुमेन का कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली बहुत ही कम होता था, पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा कम था। तो उस समय सामाजिक वैज्ञानिकों ने ये बात करी थी एंड लीडर्स ने भी कि हमें पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए औरतों का, लड़कियों का लेबर फोर्सेस में एंड पॉलिटिक्स में, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर सके। लेकिन जिस तरीके से इकोनॉमिक एंगल में हम बहुत हद तक सेटिस्फैक्टरीली आगे बढ़े हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, इंटरनेट रिवॉल्यूशन आया, डिजिटाइजेशन आया, लेकिन सोशल एंगल को अगर देखें तो हमारा ये जो आउटलुक है, मॉडर्न आउटलुक टुवार्ड्स वुमेन, ये अभी तक उतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो पाया। आई एम गिविंग यू द स्टैट्स की अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, FLFP स्टैंड्स फॉर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये हमारे देश में 20.5% था 2019 में। 2019 में 20.5% के करीब था हमारे लेबर फोर्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन। दैट मीन्स कि अगर 100 औरतें काम करने के लायक है, उसमें से केवल 20 औरतें काम कर रही थी। 5 औरतें जो काम करने लायक थी, लेबर फोर्स में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकती थी, उनमें से केवल 4 और उनमें से केवल एक औरत ही काम कर रही है। सो दैट वाज द पैथेटिक सिनेरियो इन 2019। 2020 में भी ज़्यादा कुछ एडवांसमेंट तो हुआ नहीं होगा। सो वी नीड टू वर्क अपॉन दैट कि हमें विमेन का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स से बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हेल्दी कोलैबोरेशन होगा तो हमारा आउटपुट प्रोडक्शन में ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं। सो वी नीड टू इनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन लेबर फोर्स। पॉलिटिक्स में तो हमने किया भी है, 2008 में हमने वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया, पार्लियामेंट में, लोकसभा में हमने 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी, स्टेट असेंबलीज में कर दी, लेकिन फिर भी अभी भी उतना ज़्यादा प्रमोशन नहीं है पॉलिटिक्स में वुमेन का। हालांकि हालात काफ़ी सुधरे, लेकिन वी नीड टू इम्प्रूव अलॉट। उसके बाद जो अगला फीचर है, उसके बाद जो अगला बेसिक गोल है हमारा, दैट वॉज सेल्फ सफिशियंसी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए डेवलपिंग इकॉनमी, एज अ नेसेंट इकॉनमी, एंड ऐसी इकॉनमी जो अभी भी आज़ाद हुई है कॉलोनियलिज्म से। सेल्फ सफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि स्टेट जो है, सरकार जो है, वो अपने पॉपुलेशन को एसेंशियल गुड्स एंड फॉर फूड ग्रेन्स आसानी से प्रोवाइड करा दे विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, कि हमें फूड ग्रेन्स के लिए या एसेंशियल गुड्स लाइक मेडिसिन और भी जो कंज्यूमर गुड्स है उसके लिए हमें फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, विच वी वेयर, जो हम थे कॉलोनियल एरा में, हमारे तरफ से सारी चीज़ें फिनिश गुड्स ब्रिटेन से आया करता था, तो हम हाईली डिपेंडेंट इकॉनमी थे। तो इस चीज़ पे फोकस करा गया था कि सेल्फ सफिशिएंसी इंडिया एक्वायर करे, हम एसेंशियल गुड्स एंड फूड ग्रेन्स को एम्फेसाइज इसलिए करा गया है क्योंकि फूड ग्रेन्स के लिए हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे USA या अदर कंट्रीज़ पे। तो सो इससे क्या होता है कि सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करने का खतरा बढ़ जाता है। सो हमें ये ज़रूरत थी कि उस समय की एसेंशियल गुड्स एंड फूड ग्रेन्स की जो प्रोवाइडिंग है वो सरकार खुद से कराए विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। तो सेल्फ सफिशिएंसी के बेसिकली दो फायदे होते हैं। पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे फॉरेन डिपेंडेंस कम हो जाता है कि हम फॉरेन कंट्रीज़ पे अब डिपेंडेंट नहीं है। इससे क्या हो सकता है कि फॉरेन कंट्रीज़ हमारे इंटरनल मैटर में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगी। सो टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस एंड टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लाइकवाइज होता क्या है कि 1965 में जब इंडिया एंड पाकिस्तान लड़ाई कर रहे थे तो एट दैट टाइम हम USA से बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करते थे एंड USA पाकिस्तान का बहुत बड़ा एलाई था, पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा सपोर्टर था। उस समय हम USSR के ज़्यादा करीब हुआ करते थे। तो USA ने हम पे ये दबाव बनाया था कि आप इस वॉर को कल्मिनेट करें, नहीं तो हम आपकी जो फूड इंपोर्ट है उसको बंद कर देंगे। सो दैट वाज, आप सोच सकते हैं किस तरीके से सिनेरियो रहा होगा कि हमें ये जो डिपेंडेंसी है फूड ग्रेन्स के ऊपर, उसके लिए हमें अपनी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत आन पड़ी थी, लेकिन ऐसा हो ना सका। बाद में फिर हम इस लड़ाई को जीतते हैं एंड बाद में फिर शास्त्री जो जो उस समय के 10 दिन प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने खासा जोर दिया था कि हमें कम से कम फूड ग्रेन्स में अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करने की ज़रूरत है। उसी के रिजल्टेंटली आप देखेंगे तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है एंड अदर चीज़ें भी आती है। सो दैट वाज बेसिकली द मोटो ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। उसके बाद इक्विटी। इक्विटी मीन्स, यहाँ इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि इक्विटी एंड इक्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है। इक्विटी सर्टेनली डज नॉट मीन कि इक्वालिटी, इक्वालिटी एंड इक्विटी आर बोथ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। पॉलिटी का कॉन्सेप्ट है, इवन तो आई विल डिस्कस इन ब्रीफ। यहाँ इक्विटी में देखें, इक्वालिटी में देखें सभी को एक समान चीज़ें मिली है। लाइक इक्वालिटी मीन्स क्या होता है, लाइक हमारी पॉपुलेशन में अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर एंड कोई एक लेबर है,
एक लेबर है, मान लीजिए कि एक लेबर है जो वेज अर्नर है, उसको डेली की मजदूरी मिलती है, एंड एक डॉक्टर है, लेट सपोज कि वो सर्जन है, सर्जरी करता है, तो इस सर्जन को जितने पैसे मिलेंगे उतने ही लेबर को मिलेंगे। तो आज के कंपनसेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो मान लेते हैं एक सर्जन को मिलते हैं 20 लाख पर एनम। तो इक्वालिटी के अकॉर्डिंगली, एंड जो लोग इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं उनके अकॉर्डिंगली, कि लेबर को भी जो सिंपल प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत ही कम स्किल्ड है लेकिन फिजिकली एफर्ट डाल रहा है, तो उसको भी सालाना 20 लाख पर मंथ मिलना चाहिए, सालाना 20 लाख मिलना चाहिए, 20 LPA। दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड सोशली, कि डॉक्टर जिसने कितने सालों मेहनत करी है अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने में, उसको भी उतने ही मिले। लेबर जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत ही कम स्किल्ड है, थ्रू फिजिकल एफर्ट वो कमा रहा, हालांकि प्रोडक्शन प्रोसेस में ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं है कि उसको भी उतना ही मिले जितना डॉक्टर को मिलता है। बेसिकली इसके अकॉर्डिंगली, इक्वालिटी के अकॉर्डिंगली, अगर सिंपल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबको एक समान इनकम दो, मुकेश अंबानी को भी एक समान इनकम दो, एंड जो रिक्शा चला रहा है उसको भी सेम इनकम दो। दैट इज नॉट सोशली जस्टिफाइड। इससे क्या होगा, अगेन फ्यूडलिज्म आ जाएगा, अगेन लोग इन्वेशन एंड इन्वेस्टमेंट करने को इनकरेज नहीं होंगे, एंड अगेन जीडीपी ग्रोथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं है। डॉक्टर को भी उतने मिलेंगे, लेबर को भी उतना मिलेगा, मुकेश अंबानी को भी उतना ही मिलेगा, और जो नॉर्मल चाय की दुकान लगाता है उसको भी उतना ही मिलेगा। सो दैट वाज नॉट सोशली जस्टिफाइड। इसीलिए इक्विटी का कॉन्सेप्ट आता है। इक्विटी का कॉन्सेप्ट मतलब कि देखें, सबको उसके स्किल के अकॉर्डिंगली, उसके कैलिबर के अकॉर्डिंगली रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए। अगर यहाँ इक्विटी की बात सिर्फ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में करी जाए, क्योंकि हमारा वही मेन कंसर्न है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ही, तो सबको उसके स्किल के अकॉर्डिंगली रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए, एंड वो सोशली जस्टिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी सर्जन को मान लीजिए कि 50,000 रुपये मिलते हैं एक सर्जरी के, 1 घंटे में, एंड 50,000 रुपये किसी लेबर को मिलते हैं 2 साल के। 2 साल कमा के वो 50,000 कमाता है, एंड वो सर्जन 50,000 रुपये 1 घंटे में कमाता है। सो दैट इज नॉट ऑल्सो सोशली जस्टिफाइड, ये भी सोशली जस्टिफाइड नहीं है। तो हमें मध्य मार्ग अपनाने की जरूरत थी। हमें जो निचले तबके के लोग थे, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं तस्वीर में आप, ये जो छोटा बच्चा है, इक्वालिटी में उसको देखे सबको एक एक बॉक्स दे दिया इन्होंने, एंड इस छोटे बच्चे को मैच नहीं दिख पा रहा, ये लड़की भी थोड़ी सी छोटी, इसको भी पार्शली मैच दिख पा रहा। लेकिन यहाँ आप देखिए, छोटे बच्चे को ज़्यादा स्टिमुलस की ज़रूरत थी तो इसको ज़्यादा हेल्प दिया जाता है। देन उस लड़की को ज़्यादा स्टिमुलस की ज़रूरत थी, ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत थी, तो उसको भी इसका मतलब एसेंस ये था कि जो समाज के निचले तबके के लोग हैं उनको ज़्यादा हेल्प की जाए, क्योंकि उनको उनकी एडवांसमेंट में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। इक्विटी मीन्स कि जो निचले तबके के लोग थे, जिसको जितनी हेल्प की ज़रूरत है उसको उतनी हेल्प करी जाए। सो दैट वाज बेसिकली द प्राइमरी मोटिव ऑफ इक्विटी। इक्वालिटी मीन्स कि सबको एक समान हेल्प मिलना चाहिए, सबको एक समान असिस्टेंस मिलनी चाहिए। लेकिन इक्विटी मतलब कि जिसको जितनी ज़रूरत है, लाइक अगर किसी निचले तबके की कम्युनिटी को ज़रूरत है कि उसको रिजर्वेशन दी जाए, तो वो भी जस्टिफाइड था। रिजर्वेशन इज़ अनदर सेंसिटिव टॉपिक, तो उस पर नहीं जाएंगे हम लोग। सो दैट इज़ इक्विटी से ही रिजर्वेशन का ही कॉन्सेप्ट आता है। सो दैट वाज द कंसर्न ऑफ इक्विटी। इक्विटी में हमने ये देखा कि सोशली जस्टिफाइड पैरामीटर होने चाहिए। ये हाँ हो सकता है कि स्किल्ड लेबर्स को ज़्यादा तनख्वाह मिले एज कम्पेयर टू द नॉन स्किल्ड लेबर्स, लेकिन ऐसा भी नहीं कि स्काई रॉकेटिंग डिफरेंस हो दोनों के बीच। तो इक्विटी में जो हमारा प्राइमरी कंसर्न था कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, ना कि इक्वल। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जितने डॉक्टर को मिलेंगे उतने ही लेबर को मिलेंगे। इक्विटेबल मतलब कि इसके स्किल के अकॉर्डिंगली, उसके कैलिबर के अकॉर्डिंगली हम सोशली जस्टिफाइड मैनर में उसको रिम्यूनरेशन दें। नाउ प्राइमरी मोटिव इक्विटी का क्या था कि इससे इनकम गैप जो था रिच और पुअर के बीच में, कि गरीब और गरीब होते जा रहे थे एंड अमीर और अमीर होते जा रहे थे, तो वो कम होगा। जो इनकम गैप है जो बहुत ज़्यादा अनइक्वल हो गया था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था कि 99% ऑफ पैसा 2-3% लोग संभाल रहे थे। सो दैट उस गैप को कम किया जाए, लेकिन इसमें हम अभी तक ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हम जब हर एक तबके के लोगों के एडवांसमेंट के लिए काम करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हर एक हमारे पॉपुलेशन में जो हर एक आदमी रह रहा है, वो कम से कम अपनी बेसिक नीड्स लाइक फूडिंग, क्लॉथिंग एंड जो एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, उस सबको अवेल कर पाएगा। सो एवरी पर्सन शुड गेट दैट मच टू सेटिस्फाई हिज और हर बेसिक नीड्स। उसको फूडिंग मिले प्रॉपर, उसको प्रॉपर लॉजिंग मिले, रहने के लिए जगह मिले, क्लॉथिंग मिले, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उसको सस्ते में मुहैया करा पाए, एजुकेशन उसको फ्री में मुहैया करा पाए। सो इस मोटिव पे हमने खासा काम किया, लेकिन इनकम गैप अभी भी ज़्यादा हमने इम्प्रूव नहीं किया इस 70-75 सालों में। वो अभी भी बहुत ज़्यादा हाई इनकम गैप है, उसको ब्रिज करने की ज़रूरत है अभी। सो इक्विटी पे हमें और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सो दैट वॉज 4 बेसिक गोल्स ऑफ प्लानिंग, जिसके अराउंड हमारी सारी की सारी प्लानिंग जो हमने बनाया था टिल 2017 वो रिवॉल्व करती रही। एंड उसके बाद तो नीति आयोग आता है एंड उसको फिर रिप्लेस कर जाता है प्लानिंग सिस्टम को। सो दैट वाज बेसिकली द 4 बेसिक गोल्स ऑफ प्लानिंग। होप यू हैव एंजॉयड द कॉन्सेप्ट, होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।